Hello friends, welcome to all of you in our study channel सार्क फिजिक्स क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि समय अपना फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है फिजिक्स क्लास 9th का, उसका रिवीजन शुरू किए हैं और जिसमें हमने अपना पहला लेक्चर जो है वो फोर्स के ऊपर और फोर्स जिसमें हमने फोर्स पढ़ा है, मोमेंटम पढ़ा है, आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है। इस तरह से कुछ बातों को पढ़ के पहला लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया भी है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसी में हमने बताया था कि हम अपना सेकंड लेक्चर जो है फोर लॉज ऑफ मोशन, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, उसके ऊपर बनाएंगे। तो आज वही हमें अपना शुरू करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो कि आप जानते भी होंगे कि लॉज ऑफ मोशन कुल मिलाकर कितने हैं, 3 हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं? सर आइजैक न्यूटन या फिर न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। ठीक, तो इन्हें हिंदी में क्या कहा जाएगा? गति के नियम, और इंग्लिश में क्या कहा जाएगा? लॉज ऑफ मोशन। तो हम एक एक करके तीनों देख लेंगे, उसके बाद फिर लेक्चर जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो पहला हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है वो उसी सीक्वेंस में लिखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसका सीक्वेंस जो है वो बदल दें। जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ही है, जो सेकंड है वो सेकंड है, जो थर्ड है वो थर्ड है। पहला इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कहता गया है, उसकी स्टेटमेंट है कि एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line, एक सीधी रेखा में, in a straight line unless an external force acts on the object। ठीक, यही इसका जो है स्टेटमेंट दिया गया है कि एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। पहला लॉ ऑफ मोशन हमसे ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मानिए कि एक ऑब्जेक्ट है और ये मान लीजिए कि रुकी हुई अवस्था में है। ठीक, रुकी हुई है समय पर, तो जब तक इस पर कोई बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स से लिखा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स की हिंदी क्या हो जाएगी? बाह्य बल। जब तक इस पर कोई बाह्य बल मतलब कि बाहरी बल ना लगाया जाए, तब तक ये जो है अगर रुकी हुई है तो रुकी ही रहेगी, चल रही है तो चलती ही रहेगी। ठीक, जब इस पर फोर्स लगाएंगे तब ये हो सकता है सड़क कैसे यहाँ पर आ जाए, लेकिन अगर इसमें कोई बल नहीं लगाया गया है तब तक ये जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगी। वो पोजीशन चाहे उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट की हो या उसकी यूनिफॉर्म मोशन की हो। जैसे जो सैटेलाइट्स जो भेजी जाती हैं, सैटेलाइट्स स्पेस में, वो भी जो है इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पर कोई बाहरी बल तो होता नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सन है, तो अगर हमारी अर्थ है तो इस पर जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तब तक ये इसी पाथ पर जो है वैसे रिवॉल्व करती रहेगी, घूमती रहेगी। अगर आपको याद हो तो हमने आपको मेन लेक्चर में ये बताया था कि अगर कोई व्यक्ति अगर एरोप्लेन से अगर सेब फेंक दे तो सेब जो है वो नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि वहीं पर गोल गोल घूमता रहेगा। तो वो जो होता है वो इसी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही होता है। ठीक, मतलब क्या है कि इसका कहने का मतलब यह है कि किसी ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट या अवस्था को परिवर्तन करने के लिए उस पर बाहरी बल का लगाया जाना आवश्यक है। ठीक, और इसी जो प्रॉपर्टी जो हो गई है, इसे को क्या कहा जाता है? इनर्शिया। अब आप कहेंगे कौन से प्रॉपर्टी का मतलब यही इसमें ये कह रहा है ना कि जब तक कोई बाहरी बल ना लगे तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
तो यही जो इसका प्रॉपर्टी है, ये इसकी जो खासियत है, उसे क्या कहा जाता है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इज अगर चाहे आप इसे फोर्स भी कह सकते हैं कि इनर्शिया इज अ कंडीशन। ऐसे देखिए, इनर्शिया इज अ कंडीशन इन विच एनी ऑब्जेक्ट इज रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वही इनर्शिया है। ठीक, ये पहली बात हो गई। इनर्शिया का मतलब क्या है, जो पहला लॉ ऑफ मोशन कहता है, प्रथम गति का नियम जो कहता है, वही सेम चीज, उसी को क्या कहा जाता है, इनर्शिया कहा जाता है। दूसरा पॉइंट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में यह है कि जो इनर्शिया है, इनर्शिया क्या कहा जाएगा, जड़त्व। इनर्शिया जो होता है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमने अभी अपने एक लेक्चर में बहुत विस्तार से आपको अच्छी तरीके से समझाया था। तो इनर्शिया जो है, मतलब इसका कहना, देखिए अब इससे क्या हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट 5 किलोग्राम की है, दूसरी ऑब्जेक्ट है 50 ग्राम की। 50 ग्राम अपनी पोजीशन में है और 5 किलो की ऑब्जेक्ट भी अपनी पोजीशन में है। जिस स्टेट में है, अगर उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा तो वो जिस पोजीशन में चल रही है तो चलती ही रहेगी, रुकी है तो रुकी ही रहेगी। ठीक, ये हो गया इनर्शिया। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का ये मतलब हुआ कि अगर इनकी दोनों की स्टेट में परिवर्तन करना है तो जिसका मास जिसमें जितना ज़्यादा है, इनर्शिया उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उतनी ही ज़्यादा है। इनर्शिया ज़्यादा होने का मतलब ये है कि उस पर जो है फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए कि ये अगर मोशन में है, तब इसे रोकने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी अपेक्षाकृत इसके। या जैसे मानिए कि 5 किलो की ऑब्जेक्ट रखी हुई है, 50 ग्राम की ऑब्जेक्ट रखी हुई है। 50 ग्राम में आप कम फोर्स लगा के उसको आगे खिसका सकते हैं, लेकिन 5 किलो वाली में 50 ग्राम की अपेक्षा में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। इन कंपैरिजन ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द 50 ग्राम ऑब्जेक्ट, वी हैव टू अप्लाई मोर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच वेट इज 5 किलोग्राम। ठीक, तो ये आप शायद समझ पाए होंगे कि इनर्शिया क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही इनर्शिया कहा जाता है। इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मास की। इनर्शिया की डेफिनेशन हमने आपको पहले दिखवाया भी हुआ है। ठीक, यही हुआ। और एक बात यहीं बचा, या तो आप और लिख दें, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, वो तो ठीक ही है। एक बात और लिख सकते हैं कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मतलब इनर्शिया जब नापी जाएगी तो किस में नापी जाएगी, मास में। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, द्रव्यमान जड़त्वता का मापक है। ठीक, मतलब आप जैसे कोई आपसे पूछे कि इनर्शिया किस में ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया ज़्यादा है। यही बात है, केवल यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखी हुई है। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपको कुल मिला के यही इतनी बातें हैं, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है, इसमें केवल वही जितना है उतना हमने बताया। स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट से हम लोग आपसे ये ऐसे पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके बारे में बात करता है, या लिखा जाता है इट गिव्स नॉलेज अबाउट द इनर्शिया। ठीक, तो ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखेंगे फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, गति का द्वितीय नियम, गति का दूसरा सिद्धांत। अभी हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied external force.
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। इसके कहने क्या मतलब हुआ कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब संवेग के परिवर्तन की दर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, होती है समानुक्रमपाती या समानुपाती, कुछ ऐसे होता है शायद, समानुपाती शायद होता है, देख लीजिएगा आप। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ये आपके सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है। देखिए इसके कहने का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी क्वांटिटी में जब टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तब वही रेट बन जाती है। जैसे पी आपका क्या है मोमेंटम, उसी को जब टी से डिवाइड कर दिया गया तो वही ये हो जाएगा क्या, रेट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, कहने किसका ये इतना मतलब है, एक्सटर्नल ई एक्स टी, नीचे ई एक्स टी लिखने का मतलब क्या होगा, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। इक्वल नहीं होगा, यहाँ पर होगा ये प्रोपोर्शनल। क्या लिखा होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक, ये हो गया। देखिए अब इससे क्या निकला, अब इससे को जब डिराइव करेंगे तो इससे फार्मूला निकल के आएगा फोर्स का। तो पहला हमें बताता है इनर्शिया के बारे में, दूसरा लॉ ऑफ मोशन बताता है फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, पहले आप मोमेंटम लिखिए। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अगर फाइनल निश्चित है तो भी माइनस यू कर देंगे, अगर एक ही है तो सीधा एम बी अपॉन टी इज इक्वल टू एफ। और ये इतना क्या होता है, यही होता है एफ इज इक्वल टू एम ए। ये फोर्स का फार्मूला निकल आया ना यहीं से। तो एफ इज इक्वल टू एम ए जो फार्मूला है वो कहाँ से निकल के आता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये भी नहीं होगा, ये ऐसा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन ए। ठीक, एम इंटू ए, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटके इक्वल टू कैसे लगेगा, तो उसके लिए बात आप हमेशा जानते रहिए कि कहीं भी अगर आपको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तब उसके जगह पर आप एक कांस्टेंट रख देते हैं। कांस्टेंट ज़्यादातर इसे जो है रखा जाता है के। प्रोपोर्शनलिटी को एलिमिनेट करने के लिए इक्वल टू में की प्रोसेस जो है वो यही होती है कि एक कांस्टेंट रखा जाएगा के जब यहाँ रखेंगे तो के से मल्टीप्लाई करके इसको आप इक्वल टू कर सकते हैं। ठीक, तो टेकिंग एंड और इसे जो के दिया जाता है इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। टेकिंग अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, टेकिंग अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेने पर क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। ये आया के इंटू एम इंटू ए। और अब यहाँ पर के भी कैसे हटेगा, तो के हटेगा कि व्हेन के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1 तब एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। ये पूरा इसका सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो आपका है वो ये है। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट हमसे कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के। एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स आया ये मास इंटू पी इज इक्वल एम बी होता है, अभी माइनस यू रख देंगे, फाइनल इनिशियल दोनों होगा, चेंज है। ठीक, चेंज लिखा हुआ है ना ये, तो चेंज है तो यहाँ पर वी माइनस यू हो जाएगा। एम बी देखिए, अरे ऐसे होता है ना ये, एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो हम कॉमन लेंगे तो वी माइनस यू। रेट है डिवाइड बाई टी, आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। एक्सटर्नल ये पूरा एक्सेलरेशन है वी माइनस यू बाई टी, तो ये आ गया एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए। इसको हटाने के लिए प्रोसेस क्या है, टेकिंग अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, एफ इज इक्वल टू के एम ए, व्हेन के इज इक्वल टू 1 एफ इज इक्वल टू एम ए। अब देखिए जहाँ पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है
ये भी डिपेंड करता है, इसको केवल वन नहीं लिख सकते, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी पर, टेम्परेचर पर, नेचर पर, इन सारी चीज़ें पर जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप पर डिपेंड करता है। ठीक, तो सेकंड ऑफ मोशन आपका कुल मिला के यही इतना है। सेकंड ऑफ मोशन भी आपका कंप्लीट होता है स्टेटमेंट फार्मूला। अब इसमें क्या लिखा जाएगा, इट गिव्स नॉलेज अबाउट द फोर्स, इससे हम फोर्स का फार्मूला जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक, ये है आपका सेकंड ऑफ मोशन। अब इसके बाद क्या होगा, सेकंड के बाद थर्ड। सारी चीज़ें बहुत बड़ी नहीं हैं, बट जैसे किसी कोई बात पहली बार बताई जाए तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान से बताना पड़ता है, उसमें जब सेकंड बार आप पढ़ेंगे तो आपको जो है जल्दी जल्दी, जैसे इसी सेकंड ऑफ मोशन फर्स्ट से जहाँ तक 40 मिनट का वीडियो बना हुआ है, तो फिलहाल उस वीडियो में और इस वीडियो में दोनों में अंतर भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक। तो इसके बाद आपका है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम या गति का तृतीय सिद्धांत। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का गति का तीसरा नियम। ठीक, तो ये तो सबसे ज़्यादा याद रहने वाला यही है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर की प्रतिक्रिया होती है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन का क्या स्टेटमेंट। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब क्या है, समझने के लिए, ये दीवार है, दीवार पर आपने बॉल फेंक के मारी, बॉल वापस आ गई, क्या हुआ, जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही वापस फिर से आया। ये आपने एक्शन किया, ये आपको रिएक्शन मिला। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया की बराबर की और उल्टी प्रतिक्रिया होती है। आपकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है। ठीक, यही है। इसको मैथमेटिकल में कैसे लिखा जाता है, मैथमेटिकल में से ऐसे लिखा जा सकता है, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। फोर्स ऑन ए बाई बी, पढ़ने का तरीका क्या है, फोर्स ऑन ए बाई बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन बी बाई ए। जो पहले लिखा है उस पर, जो बाद में लिखा है उससे। बी पर जो फोर्स ए लगा रहा है, ए पर जो फोर्स बी लगा रहा है, ये इसका लिखने का तरीका होता है। बाकी क्या है वहाँ पर बताया गया। ठीक, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपका ये है, उसका डेफिनेशन वगैरह जो है वो है। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा आपको पुराने वाले वीडियो में लेके चलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जितना हमने उसमें बताया था वो बिल्कुल सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उसी को जो है यहाँ से भी उसका डेरिवेशन जो किया जाता है, लेकिन हमने इस वजह यहाँ पर उस वाले लेक्चर में ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये चीज़ आप नहीं जानते थे। इसका मतलब क्या है, माइनस साइन का मतलब हुआ कि अपोजिट, और इक्वल लगा है तो इक्वल है। अपोजिट मतलब जैसे मान लीजिए 5 न्यूटन फोर्स लगाया, फिर से देखिए एक मिनट, जैसे फोर्स है, फोर्स आपकी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर डायरेक्शन में कुछ ना कुछ जो है होगी। तो अगर हम 5 न्यूटन फोर्स करके लिख रहे हैं और इस साइड वाले फोर्स के लिए लिख रहे हैं, तो जब उसे अपोजिट में लिखा जाएगा तो डायरेक्शन का भी तो ध्यान रखा जाएगा। डायरेक्शन का ध्यान रखने की वजह से इधर हम क्या कर देंगे 5 न्यूटन, क्योंकि अगर नॉर्थ साइड में है तो ये साउथ साइड में उल्टी तरफ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो आपका ऐसे भी लगता है। तो हम बता दे रहे हैं, आप पीछे से मिला दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है कि m1 v1 माइनस u1 बाई टी इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन टी। टाइम सेम लगा था, टाइम से टाइम कट जाएगा। ये आपका आ गया m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस आप ध्यान रखेंगे, घटाएंगे नहीं तो गलत हो जाएगा, m2 v2 माइनस m2 u2, और ये अरेंज कर दीजिए, माइनस वाला उधर प्लस वाला इधर।
M1 V1 इधर प्लस M2 माइनस लगा है ना, तो अभी इसको इस बार न लगाइए, एक बार एक स्टेप और उतार दीजिए, माइनस M1 U1, अब माइनस हम तो मल्टीप्लाई करिए तो माइनस M2 V2 प्लस M2 U2, तो रिजल्ट आपका क्या आया, M1 V1 प्लस M2 V2, ये माइनस में इधर आया प्लस में हो जाएगा, और ये आ गया M1 U1 प्लस M2 U2, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन। ये आपको पीछे हमने नहीं बताया था, इस वजह से सोचा कि यहाँ पर बता दें। देखिए वही है ना कि वी वाला M1 V1 M2 V2, एक बार बाद वाला एक बार पहले वाला, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन। देखेंगे दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक, तो आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी में कुल मिलाकर इतने ही टॉपिक हैं। ये बाकी इसके एप्लीकेशन जो है वो सब आप देखिए, सबसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही सेकंड वाला आपका है, जो कि सेकंड में एक फोर्स का जो है फार्मूला आ जाता है। फोर्स का फार्मूला जो है वो न्यूमेरिकल करने में काम आता है। एक चीज़ आपको और बता दें कि सबसे पहले वाले वीडियो में मोशन का जो पहला लेक्चर है उसमें हमने आपको यूनिट बताई थी, SI यूनिट और सीजीएस यूनिट, SI यूनिट और सीजीएस यूनिट। ठीक, कि फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फोर्स की जो CGS यूनिट होती है वो होती है DYNE, डाइन। ठीक, रिलेशन इसमें पूछा जाता है, संबंध पूछा जाता है, एक न्यूटन बराबर कितने डाइन, एक न्यूटन बराबर कितने डाइन। एक नंबर का भी क्वेश्चन है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो कन्वर्ट कैसे किया जाएगा वो बता दें थोड़ा सा। उसमें बताया था हमने कि SI का मतलब होता है कि MKS, CGS का मतलब होता है CGS। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो मास आपका किलोग्राम में होना चाहिए, टाइम आपका MKS, हाँ ठीक है, सेकंड में होना चाहिए। तो उसी तरह से है। ठीक, तो अगर CGS यूनिट में देखी जाएगी, देखिए कैसे करेंगे, 1F इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का मतलब क्या हो गया कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है कि जो चीज़ें हमारे मीटर में दी गई हैं उसे हमें सेंटीमीटर में बदलना है, जो हमारा किलोग्राम में दिया है उसे हमें ग्राम में बदलना है, और जो हमारा सेकंड में है उसे सेकंड में ही रहने देना है। अगर कहीं आवर में है तो उसे भी सेकंड में बदलना है। ठीक, तो किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम। 1 मीटर का मतलब क्या हो, कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर इंटू सेकेंड माइनस 2, उसमें तो कुछ बदलना है नहीं। तो यहाँ कितना आ गया, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 3 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ, 1 2 3 1 2 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। ये जो है ना ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, इसी को कहा जाता है डाइन। ये डाइन जो है, एक डाइन का मतलब क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन का मतलब क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका है न्यूटन, ये आपकी है डाइन। तो यहाँ से कितना आ गया, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डाइन, 10 की पावर 5 डाइन है। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। तो इसी के साथ हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और हमने इसमें 2 लेक्चर में 2 में मोशन कंप्लीट किया, 2 में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट किया। इसी के साथ हमारा रिवीजन में 2 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब अगले में देखेंगे कि रिवीजन, ग्रेविटेशन का रिवीजन हुआ तो रिवीजन करा जाएगा, नहीं तो फिर साउंड चैप्टर जो छूटा हुआ है उसे सोच रहे पहले कंप्लीट कर दें। तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, बाय। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइएगा।